देखिए, अगर मैं धर्मशाला से मकलोडगंज की बात करूं तो धर्मशाला के मकलोड तक लिथोलॉजी एक मेन कारण है, उसके साथ पानी का ज़्यादा होना दूसरा कारण है। लिथोलॉजी ऐसी है कि यहाँ पर सैंडस्टोन के ऊपर माइलस्टोन और क्ले स्टोन है। क्ले स्टोन के ऊपर जब पानी चलता है, क्योंकि वो इनफिल्टर नहीं कर सकता, तो ऊपर की सॉइल जो है वो लूज अलूवियल सॉइल है। बरसात के दिनों में ऊपर की सॉइल जो है मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो उसके क्या होता है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। तो वो जो क्ले स्टोन है उसके ऊपर जो पानी चल रहा है उसके अलॉन्ग वो मूव कर जाती है। तो धर्मशाला में आज नहीं, 98 में मैं वाडिया इंस्टीट्यूट में जब साइंटिस्ट कार्यरत था, तभी हमने ये स्टडीज की थी कि यहाँ पर 28 और 25 to 28 लैंडस्लाइड एक्टिव जोन्स हैं जो कि चलते रहेंगे। तो जैसे आप खड़ा डंडा रोड ले लो, उसमें भी हैं, आप टीसी लोकेलिटी से ऊपर तक ले लो, उसमें भी हैं, आप एमपी रेजिडेंस पे ले लो, वो भी एक एक्टिव जोन है। जोगीबाड़ा भी एक एक्टिव जोन है। कई ऐसे जोन्स हैं जो कि एक्टिव्स हैं। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि जब हमने 98 में टेस्ट किए थे तो मैंने स्टेन्स यूज की थी टू फाइंड आउट कि पानी कहाँ से आता है। देन आई हैव फाउंड आउट दैट ईच हाउस is using almost minimum 500 liter of water daily. So if you have a cluster of houses among 10 or 20, it means 10,000 liter or 5,000 liter will be enter into the body daily. So but during the rain season, that water, the water from the infiltration from the rainfall moistens the whole topsoil, and when topsoil get moistened, that shear strength of the topsoil becomes zero and it moves along the thing. So सबसे important एस्पेक्ट ये है कि जब हम इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे, सीवरेज सिस्टम को सुधारेंगे, तभी ये एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरी ये आपको माननी पड़ेगी बात, ये टेक्टोनिक बेल्ट में आता है, क्योंकि हम इस वक्त आप जो बैठे हुए हैं, हम द्रोणी थ्रस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। द्रोणी थ्रस्ट एक टेक्टोनिक प्लेन है जो एमबीटी का ही निकला हुआ एक टेक्टोनिक प्लेन है। और उसके बाद नड्डी में आपके पास एक और टेक्टोनिक प्लेन है जो कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। इन बिटवीन मैक्लोडगंज के सेंटर से, बाजार से लेके नड्डी तक एक फॉल्ट जाता है जो कि बहुत पुराना एक्टिव फॉल्ट जोन है जो डल लेक से क्रॉस करता है। इसके अलावा ट्रांसवर्स फीचर्स हैं, जैसे काला पुल का रिवर खड है, उसमें ट्रांसवर्स फीचर्स हैं, चरान खड में हैं, और कई ट्रांसवर्स फीचर्स हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। जैसे बागसुनाग वाला पुल है, तो पार्किंग से पहले वो सीधा सीधा ऊपर धर्मकोट की तरफ ट्रांसवर्स फीचर्स है। तो ये जितने टेक्टोनिक फीचर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर मोशन पे मूव कर रहा है, तो डेली कितनी, आखिरकार एक साल में कितनी अकोमोडेशन हो रही है, कितनी स्ट्रेन जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से हमें जियोमॉर्फिकल चेंजेस तो आएंगे आएंगे, पर साथ में अगर हमें इसको स्टेबलाइज करना है और इसको रोकना है तो हमें ड्रेनेज को प्रॉपर करना होगा। अगले 10 सालों में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? मैं तो 98 के बाद ही स्थिति खराब होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ गई। मकरोडगंज में इन्होंने मल्टी स्टोरीज अलाउ कर दिए गए और बहुत सारे होटल्स खड़े हो गए। होटल्स का पानी देखो, एक तो होता है सीवरेज का पानी, एक ओपन पानी भी बहुत डाला हुआ है लोगों ने, जो कि सीधा ही इस ऊपर की सॉइल में जाता है। तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इस एरिया के लिए हैजर्डस होगा। सर, पिछले साल देखने में आया था कि जोगी मठ में भी जो है, जोशी मठ में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और वहां पे भवनों में दरारें आ गई थी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह? जोशी मठ का भी ऐसा है, आपको ध्यान होगा कि ओपन डेफिकेशंस बंद हो चुकी हैं। तो मोस्टली लोगों ने, कोई भी घर है उसने सोक पिट और सेप्टिक टैंक बनाने शुरू कर दिए। जब सोक पिट में पानी, सेप्टिक टैंक का पानी सोक पिट में जाएगा डेली, इट मींस नहाने का पानी और टॉयलेट का पानी सारा इकट्ठा होके उस बॉडी में जा रहा है। तो डेफिनेटली ऊपर की बॉडी के अंदर जो है पानी बहुत भरा पड़ा है। तो आपने देखा होगा कि जब जोशी मठ में हिला है, जब क्रैक्स 12 हुए, बिल्डिंग गिरने लगा, तो क्रैक्स 12 हुए, तो कितना पानी फ्लश आउट हुआ। तो इसका मतलब है अंदर जो है बहुत पानी स्टोर था। तो अंदर के स्टोरेज में पानी अगर है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी ऊपर की सॉइल सूखी नहीं होगी तब तक ये काम नहीं रुक सकता। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों बरसात में आती है, क्योंकि ऊपर की सॉइल हमारी गीली हो जाती है, जो कि क्ले स्टोन के ऊपर है। ठीक है, ये हर जगह है, क्योंकि हर हिमालय में चले जाओ, अब आप शिमला में चले जाओ, फिलाइट्स हैं,
हाईली जॉइंटेड हैं, धर्मशाला में भी हाईली जॉइंट्स रॉक हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो ये जब आप ऊपर पर प्रेशर बढ़ाएंगे, अब बिल्डिंगों का प्रेशर बढ़ेगा तो जॉइंट्स के अलोंग स्लिप करेंगी तो नीचे को गिरेंगी। ये टाइम की बात है। जब आप लोड बढ़ा देंगे, हर एक जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी है। शिमला की भी कैरिंग कैपेसिटी थी, वो अब बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी हो चुका है। जोशीमठ की भी एक कैरिंग कैपेसिटी थी और धर्मशाला की भी कैरिंग कैपेसिटी है। आपको याद होगा जब घुंगरू एरिया में एक बाउंड्री वॉल डिस्प्लेस हो गई थी मोर देन 4-5 फीट, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है, एंड आई इन्वेस्टिगेटेड स्टार्टेड फ्रॉम द घुंगरू इटसेल्फ, तो पाया मैंने कि ये प्रॉब्लम यहाँ है। और जब बीके अग्रवाल जी थे डीएम वहां पर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। हमने उनको रिपोर्ट दी और मुझे हर्ष की बात है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया और काफी एरिया में सीवरेज सिस्टम को इंस्टॉल किया, और जहां जहां सीवरेज सिस्टम इंस्टॉल हो गया उससे काफी राहत इनको मिली है। मगर अभी बहुत सारे एरिया जैसे कैंट एरिया है, दलाई लामा वाला एरिया है, वहां पर सीवरेज सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, और सीवरेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस एरिया को, पहाड़ों को बचाना है तो हमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कम करना ही पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।